वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 31 जुलाई 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी पर एसएससी के वीडियोस को देखने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करिए और वहाँ पर आप वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर क्या किया गया है। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी प्रदान की है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्तमान में जो मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। उन्हीं के नेतृत्व में ये मंत्रालय आगे काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो नाम परिवर्तन है वो नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश के तहत किया गया है। एचआरडी मंत्रालय का जो नाम है वो 1985 सन 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रखा गया था, क्योंकि इसे शिक्षा मंत्रालय से बदल दिया गया था। शिक्षा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालय के नाम में बदलाव प्रस्तावित किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा पर मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा की जो जगह है वो इसको लेगी और उस पर एक मंत्रालय भी बना दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, जो कि शिक्षा पर ही फोकस करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में मंजूर की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष की पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान उसने लिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने किसका स्थान लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि अब तक जारी थी उसका स्थान लिया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। ठीक है, 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका वो स्थान लेगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से भी जुड़ी हुई है, जो कि एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इन सभी आधारभूत स्तंभों पर आधारित है और इसमें 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो बात करें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अभी शिक्षा मंत्रालय अब हो चुका है। ये जो मंत्रालय है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की अर्चना सोरंग को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य की अर्चना सोरंग को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने उन्हें अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। अर्चना सोरंग एक भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं और वे एक युवा नेता भी हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए समाधान प्रदान करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वैश्विक निकाय कोविड-19 से उभरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में भी वो काम करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस कदम के साथ अर्चना सोरंग दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो गई हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की जो परिषद है उसमें स्थान दिया गया है। ठीक है, और महासचिव की युवा सलाहकार समूह की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर महासचिव की युवा सलाहकार समूह के सदस्य सभी देशों के साथ साथ छोटे छोटे द्वीप राज्यों के युवाओं की विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वे जलवायु परिवर्तन विज्ञान से लेकर सामुदायिक जुड़ाव, उद्यमशीलता से लेकर राजनीति और उद्योग से लेकर संरक्षण तक के दृष्टिकोण और समाधान पेश कर सकते हैं और ये सभी जो कार्यकर्ता हैं वो 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच के युवा कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो भारत की ओडिशा राज्य की अर्चना सोरंग को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कितने राफेल
लड़ाकू विमानों का दल भारत पहुंचा है? तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है 5, ऑप्शन बी सही होगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की गई थी, लेकिन इस दौर में अभी 5 लड़ाकू विमान ही आए हैं। ठीक है, तो फ्रांस में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है। राफेल जेट में फ्रांस की बंदरगाह शहर बोर्डो से मैरिक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंबाला के वायुसेना बेस पर इनको लैंड किया गया है। भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी आगवानी की और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक आए हैं। ठीक है, इस बेड़े में 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 36 राफेल जेट की खरीद के लिए 23 सितंबर सन 2016 को फ्रेंच एयरोस्पेस प्रमुख डसाल्ट एविएशन के साथ 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट्स को विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली लड़ाकू जेट्स में से एक माना जाता है और ये भारत की वायु शक्ति को पड़ोस के प्रतिद्वंदियों पर एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। ठीक है, और ये जो पूरे 36 विमान हैं उनकी जो डिलीवरी है वो 2021-22 तक पूरी कर ली जाएगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिलियन, ऑप्शन ए सही होगा। तो एडीबी ने महामारी के प्रति सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 22 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी की है। ठीक है, और जापानी सरकार द्वारा वित्त पोषित इस अनुदान का उपयोग भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए थर्मल स्कैनर और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, एशियाई विकास की अगर हम बात करें तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस में और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जुलाई, ऑप्शन डी सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। महासभा ने वर्ष 2013 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया था। और तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए 2020 की थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फॉर्चुनेट एंड इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो थीम मानव तस्करी से पहले रिस्पॉन्डर्स अर्थात प्रतिक्रिया देने वालों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो कि वे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये जो पूरा विभाग है ड्रग और अपराध विभाग का जो मुख्यालय है वो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इस साल मनाए गए मानव तस्करी दिवस का जो थीम है वो है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पेटीएम मनी ने हाल ही में पेटीएम मनी ने नए सीईओ कौन बने हैं? तो पेटीएम मनी के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं वरुण श्रीधर, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधन सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। वो पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव की जगह लगेंगे, जिन्होंने पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, श्रीधर पेटीएम के अध्यक्ष अमित नैयर को रिपोर्ट करेंगे और श्रीधर फर्म के लिए इक्विटी ब्रोकरेज सेवाओं को लॉन्च और विकास करने का वो काम करेंगे। ठीक है, पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में। पेटीएम की स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य की सरकार रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करेगी? जिसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो 30,000 के करीब है और मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर एक रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है। रैपिड एंटीजन टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों भोपाल और मुरैना में किया गया है। इसके तहत मुरैना और भोपाल में 1000 टेस्ट किट खरीदी जा चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
हाल ही में किस बॉलीवुड निर्देशक का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा परवेज खान, ऑप्शन ए सही होगा। तो अंधाधुन, जॉनी गद्दार और बुलेट राजा में अपने काम के लिए मशहूर बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। उनके करियर ने 2003 में राम गोपाल वर्मा निर्मित अब तक 56 के साथ मोड़ लिया था। परवेज ने तिग्मांशु धूलिया की बुलेट राजा और श्री राम राघवन की कई फिल्मों में काम किया है। जॉनी गद्दार, विनोद एजेंट से लेकर अंधाधुन तक उन्होंने इन सभी मूवीज़ में काम किया है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस शहर को अपना पहला मैन होल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकोट मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, मैनुअल सफाई को समाप्त करने के लिए गुवाहाटी को अपना पहला मैन होल क्लीनिंग रोबोट मिला है, यानी कि इसमें अब कोई भी मनुष्य काम नहीं करेगा मैन होल में। तो बैंडिकोट नामक रोबोट को गुवाहाटी नगर निगम द्वारा खरीदा गया है और इस रोबोट को विश्व में अपनी तरह का पहला रोबोट बनाया गया है, जिसे जेन रोबोटिक्स नाम एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया था, राइट। तो ये रही आज की वीडियो की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की करंट अफेयर का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था टूनज मीडिया का लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्नब चौधरी। दूसरा क्वेश्चन था #GS निम्न में से किस महाद्वीप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत की अगर हम बात करें तो यूरोप का प्रतिशत अधिक है, ऑप्शन बी सही होगा। आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में रिलायंस विश्व की किस क्रम की सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बनी है? वो आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर GS का, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।